नमस्कार साथियों, हमारा क्या चल रहा था? प्रजनन तंत्र चल रहा था। और प्रजनन तंत्र में हमने देखा था कि मानव का प्रजनन तंत्र देख रहे हैं। मानव का मतलब नर और मादा दोनों का। ठीक, तो हमने नर का प्रजनन तंत्र, नर के जो प्रजनन अंग हैं उनका परिचय तो हमने देख लिया था। आज जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो हम चर्चा करना चाहते हैं इन दो बिंदुओं पर, जिसमें एक है मादा जननांग और दूसरा है क्या, प्रजनन की क्रिया। अब हम आज के वीडियो में मादा जननांग और प्रजनन की क्रिया को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, मादा जो जननांग है वो इससे परिचित हो जाएंगे, नर जननांग से परिचित हो चुके हैं। जब हम दोनों से बखूबी परिचित हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कि प्रजनन की क्रिया या रिप्रोडक्शन की क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें देखते हैं क्या, मादा जननांग। तो अगर मादा जननांगों की बात की जाए तो मादा जननांग कौन कौन से हैं? तो देखो, एक होता है क्या, अंडाशय, जिसको कहा जाता है क्या, ओवेरी। ठीक, दूसरा जो होता है, दूसरा उसे कहा जाता है क्या, अंड वाहिनी। क्या कहा जाता है? अंड वाहिनी। तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है क्या, गर्भाशय। गर्भाशय। और जो चौथा होता है उसको कहा जाता है क्या, योनि। ठीक, तो चार क्या है, मादा जननांग है। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं एक एक करके कि अंडाशय क्या है, अंडवाहिनियां क्या है, गर्भाशय क्या है और योनि क्या है। ठीक, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं क्या, अंडाशय। तो अंडाशय के बारे में हम ये जान लें कि जो जननांग या अंडाणु का निर्माण होता है जिस जननांग के अंदर, उस जननांग को कहा जाता है मादा जननांग। और जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है या फिर उनका स्पर्म्स का निर्माण होता है उसे कहा जाता है क्या, नर जननांग। ठीक है, तो इसमें अंडाशय में जब हम बात करेंगे तो जिस तरीके से नर के अंदर निर्माण दो क्या थे, वृषण थे, वैसे ही अंडाशय, वैसे ही मादा जननांग के अंदर दो क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, दो अंडाशय हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे नर के अंदर वृषण, उसका नर का प्राथमिक जननांग था, नर का मुख्य जननांग था, वैसे ही अंडाशय क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि अंडाशय मादा का क्या होता है, मुख्य जननांग होता है। पहली बात, जो अंडाशय होता है वो क्या होता है, मुख्य जननांग होता है, किसका, मादा का। तो पहली बात तो ये क्या है, मुख्य जननांग है। दूसरी बात, इसकी अगर संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है, दो। जैसे वृषण की संख्या कितनी थी, दो, वैसे ही अंडाशय की भी संख्या कितनी है, दो। तीसरी बात, ये जो वृषण, ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय उदर गुहा, ये अंडाशय उदर गुहा यानी डोमिनल कैविटी की पृष्ठ दीवार से, पृष्ठ दीवार से। ठीक है, और दूसरा ये क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो क्या होता है, अंडाशय होता है, ये उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से जुड़ा होता है, गर्भाशय की पृष्ठ दीवार से जुड़ा होता है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें उदर गुहा की दीवार से, तो ये मेसोवेरियम नामक, ये काय से जुड़ा होता है, उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से मेसोवेरियम द्वारा, और ये जुड़ा होता है ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। क्या, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए कि गर्भाशय, गर्भाशय की दीवार से अंडाशय किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से काय से जुड़ा होता है, तो कहेंगे काय से जुड़ा होता है, मेसोवेरियम से ये जुड़ा हुआ होता है। तीसरी बात, चौथी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो मुख्य काम होता है, वो मुख्य काम क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। मुख्य काम क्या होता है, ओवम का, या हम कहें किसका, अंडाणुओं का क्या करना, निर्माण करना, इसका मुख्य काम होता है। ठीक,
तो ये क्या करता है, अंडाणुओं का निर्माण करता है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। और अंडाणु का जिस अंग के अंदर निर्माण होता है उसी को कहा जाता है क्या, मादा अंडाणु। तो जो अंडाणुओं का निर्माण ये करता है, अंडाणुओं का निर्माण करना इसका क्या होता है, मुख्य काम होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वो अंडाणुओं के निर्माण में यहाँ पर एक हार्मोन्स आता है FSH। कौन सा हार्मोन्स आता है, FSH। और ये जो FSH हार्मोन्स है या फिर हम कहें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स क्या करता है, अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि कौन से हार्मोन्स के नियंत्रण में अंडाणुओं या ओवम का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे FSH हार्मोन्स के नियंत्रण में अंडाणुओं का या ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि से FSH निकलता है, तो हम कहेंगे कि जो FSH निकलता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है, निकलता है, जिसको कहा जाता है क्या, पीयूष ग्रंथि। जिसको क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले FSH हार्मोन्स की सहायता से क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो और अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर ये पूछा जाए कि अंडाणु का निर्माण काय के अंदर होता है, तो हम कहेंगे काय के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर या ओवरी के अंदर होता है। ठीक, अगली बात, अगर ये पूछा जाए कि अंडाणुओं का जो निर्माण है उस क्रिया को क्या कहते हैं, जैसे शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कह रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे इसकी क्रिया को क्या कहा जाता है, अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओजेनेसिस कहलाती है। ठीक, ओजेनेसिस। ठीक, तो अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओजेनेसिस कहलाती है। और अगर ये पूछा जाए कि जो अंडाणुओं का निर्माण है या ओजेनेसिस की क्रिया है वो कितनी बार होती है, तो हम कहेंगे कि 28 दिन में, 28 दिन में क्या होता है, एक बार। 28 दिन में क्या, एक बार क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। या ठीक है, 28 दिन में एक बार क्या होता है, अंडाणु होते हैं। और अगर ये पूछा जाए, अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो दो अंडाशय हैं क्या एक साथ दोनों में दो अंडाणुओं का या दो ओवम का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे नहीं, बारी बारी से। यानी अगर आज इसमें हुआ है तो अगले दिन जो होगा या 14वें दिन जो निकलेगा किसके बाद मासिक धर्म के बाद, तो वो इस वाले से निकलेगा। अगर इसको दायां और इसको बायां क्या माने, अंडाशय माने, तो अगर एक बार गाय से निकला है अंडाणु या अंडोत्सर्ग या ओवल्यूशन अगर गाय से हुआ है, दाएं अंडाशय से या दाएं ओवरी से हुआ है, तो अगली बार क्या होगा, बाईं ओवरी से क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। इसका मतलब ये कि 28 दिन में एक बार बारी बारी से, हम कहेंगे कि बारी बारी से क्या होता है, प्रत्येक अंडाशय एक अंडाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अंडाणुओं की जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन जनन कोशिकाओं में अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ओजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, अगली बात, अगर यहाँ पर ये पूछे आपसे कि जो अंडाणु, देखो तो आपको याद रखना है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है इसमें हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है वो, और क्या होता है, अंडाणु। अगली बात इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या होता है, यहाँ पर स्राव होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या होता है, यहाँ पर स्राव होता है। अगर ये पूछा जाए कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव कहाँ होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। और ये वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, जब क्या होता है, मासिक धर्मिता आती है, या हम कहें कि जो गर्भाशय की दीवार जो क्या हो जाती है, घाव के कारण जो ब्लीडिंग होती है उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो हम कहेंगे एस्ट्रोजन करता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, गर्भाशय की दीवारों को रिपेयर करने का काम करता है। और इसका स्राव कहाँ होता है, तो हम कहेंगे किसमें होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगली बात आपसे छठवीं बात,
अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि तो ये बात आ गई किसकी, गर्भाशय की संख्या 2 हो गई, मुख्य जननांग हो गया, उधर गुहादी पृष्ठ दीवार से मेसोमेरियम, गर्भाशय की दीवार से कैसे ब्रॉड लिगामेंट से, और अंडाणुओं का ये क्या करता है, निर्माण करता है, जिसको क्या कहा जाता है, ओजेनेसिस कहा जाता है। 28 दिन में एक बार क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और बारी बारी से होता है, एक बार इसमें फिर अगली बार इसमें, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि दूसरी चीज, ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर निर्माण होता है किसका, अंडाणु का। तो मान लो ये क्या है, ये है क्या, अंडाणु, ठीक है। तो अंडाणु जो है, तो हम चर्चा करते हैं अब किसकी, अंडाणु की, ठीक। तो इधर देखते हैं हम कि अंडाणु क्या है। तो देखो जरा, ये है क्या, अंडाणु, ठीक है। तो ये क्या है, अंडाणु है। अब अंडाणु में हम देखते हैं पहली बात, तो देखो ये अंडाणु हो गया। अब ये जो अंडाणु है, अंडाणु को बताया, अंडाणु जनन की क्रिया क्या कहलाती है। अब अंडाणु का परिचय लिए लेते हैं। तो अंडाणु में क्या होता है, पहली बात, अंडाणु में यौग नहीं होता, यौग नहीं पाया जाता, ठीक है। अंडाणु में यौग नहीं पाया जाता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखें अंडाणु की, तो अंडाणु 28 दिन में एक बार, ये तो अपन ने लिख लिया है कि 28 दिन में एक बार इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अंडाणु की बाहरी संरचना, अंडाणु की जो बाहरी संरचना होती है, उस बाहरी संरचना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा, ठीक। और इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, अंडाणु में एक आंतरिक संरचना और पाई जाती है, आंतरिक संरचना। तो जो आंतरिक संरचना पाई जाती है, इस आंतरिक संरचना को क्या कहा जाता है, तो इस आंतरिक संरचना को कहा जाता है जोना रेडिएटा, क्या कहा जाता है, जोना रेडिएटा, ठीक। तो एक क्या है, कोरोना रेडिएटा, और एक क्या है, जोना रेडिएटा। तो जो कोरोना रेडिएटा और जोना रेडिएटा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं, जो हम प्रजनन की क्रिया में समझेंगे क्या होते हैं ये। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है, क्या कोरोना रेडिएटा और क्या होता है जोना रेडिएटा। तो देखो जरा, यहाँ पर हम इस तरीके से अगर ये देखें तो अंडाणु कैसा होता है, तो अंडाणु क्या होता है, अंडाकार होता है, और इसके बाहर कुछ इस तरीके से क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। बाहर इस तरीके से एक रफ डायग्राम ये बना रहा हूं मैं। तो ये गर्भाशय के बाहर नहीं होता, गर्भाशय के अंदर ही है, लेकिन समझने के लिए मैंने इसको बना दिया है। तो इसी को कहा जाता है, जो बाहरी संरचना है उसको कहा जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और आंतरिक जो संरचना होती है इसके अंदर, उसको कहा जाता है क्या, जोना रेडिएटा, ठीक है। मतलब जब स्पर्म आते हैं, जब शुक्राणु आते हैं, तो इस सतह को यानी कोरोना रेडिएटा को और इसके अंदर जोना रेडिएटा को, इन दोनों को जब तक शुक्राणु गला नहीं देता तब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। तो ये दोनों संरचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जब ये दोनों संरचनाएं घुल जाएंगी तभी स्पर्म अंदर जा पाएगा और अंदर क्या हो पाएगा, निषेचन की क्रिया हो पाएगी। तो जो बाहरी सतह है उसको कहा जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, और आंतरिक सतह को क्या कहा जाता है, जोना रेडिएटा। योग इसमें क्या होता है, पाया नहीं जाता। और इसका आकार कैसा होता है, तो हम कहेंगे ये कैसा होता है, नाम से पता चल रहा है कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार ये होता है क्या, अंडाणु। और अंडाणु यही वो अंडाणु है जो अंडाणु निषेचित होकर क्या बन जाता है, एक शिशु का रूप, भ्रूण का रूप ले लेता है। तो यही अंडाणु आगे जाएगा, निषेचित होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फीटस के बाद वो क्या बन जाएगा, एक शिशु का रूप धारण कर लेगा। तो ये वही क्या है, अंडाणु है, ठीक है। तो ये तो परिचय हुआ किसका, अंडाशय का। अब जो अंडाशय है, इस अंडाशय को अब बाहर लाना है। तो बाहर लाना है तो क्या होता है, कुछ इस तरीके की क्या पाई जाती है, एक संरचना और पाई जाती है, ठीक है। ऐसी ये संरचना इसमें और पाई जाती है, ठीक। और ऐसी संरचना होती है किधर, इधर, ठीक है। ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको एक बार देख लेना,
ठीक, तो एक ऐसी संरचना होती है, इसको कहा जाता है क्या, अंडवाहिनी। इसको क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी। ठीक है, ये क्या है, अंडवाहिनी है। अब अंडवाहिनी में जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना उंगली जैसी, और ये उंगली जैसी जो संरचना है, इस संरचना को कहा जाता है फिम्बरी। क्या कहा जाता है, फिम्बरी। अगर ये पूछा जाए कि फिम्बरी क्या है, तो हम कहेंगे कि जो हिस्सा अंडाणु से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, किसका, अंडवाहिनी का, उसी को क्या कहा जाता है, फिम्बरी कहा जाता है। अब इस फिम्बरी का काम क्या है, इस फिम्बरी का काम ये है कि जिस अंडाणु का निर्माण हुआ है, इस अंडाणु को पकड़कर क्या करना, तो उस अंडाणु को पकड़कर काय में लाना, अंडवाहिनी में लाना। तो जो अंडवाहिनी होती है, इस अंडवाहिनी की अगर साइज की बात करें तो ये क्या होती है, 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। क्या, अंडवाहिनी 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। क्या, अंडवाहिनी। तो 10 सेंटीमीटर लंबी है अंडवाहिनी। जो फिम्बरी है, ये फिम्बरी क्या करती है, इस अंडाणु को पकड़कर अंदर लाती है, किसके, तो हम कहेंगे अंडवाहिनी के। तो अंडवाहिनी के अंदर आ जाता है क्या, अंडाणु। अब जब अंडाणु अंडवाहिनी के अंदर आ जाता है, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि इसी के अंदर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है या कहाँ संपन्न कराई जाती है, तो निषेचन की जो क्रिया है, वो निषेचन की क्रिया का संपादन काय के अंदर होता है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया का क्या होता है, संपादन होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो विदलन की क्रिया है, ये विदलन की क्रिया क्या होती है, या विखंडन की क्रिया कहाँ होती है, तो विदलन की क्रिया भी संपादित होती है काय के अंदर, तो हम कहेंगे काय के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर। ठीक है, अगली बात अगर ये पूछा जाए कि जो अंडाणु होता है, अब यहाँ से ये अंडाणु क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी से आपसे बस इतना ही पूछा जा सकता है कि भैया ये जो है कितना क्या नाम से आपका, कहाँ पर अंडाणु का निषेचन होता है और कहाँ पर क्या होता है, विदलन की क्रिया का संपादन होता है। ठीक, तो ये कहाँ हो रहा है, तो हम कहेंगे ये अंडवाहिनी में हो रहा है। अब ये जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी में अगर, इस अंडवाहिनी में अगर ये क्या हो चुका है, अंडाणु निषेचित हो चुका है, अगर मान लें कि ये फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन अगर इसमें हो चुका है, तो अब ये क्या होता है, ये आगे बढ़ती है। मैं बना रहा हूँ इसका, देखो एक रफ डायग्राम। ठीक है, तो इसका मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये क्या है, मानो, ठीक, तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है, ये बन जाती है। तो यहाँ पर जो चौड़ा हिस्सा दिख रहा है, ये चौड़ा हिस्सा, इसको कहा जाता है क्या, गर्भाशय। इसको क्या कहा जाता है, गर्भाशय। और जो गर्भाशय का हल्का सा संकरा हिस्सा दिख रहा है, इसको कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा। क्या कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक, तो ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है। और ये जो है, इसको कहा जाता है योनि द्वार। इसको क्या कहा जाता है, योनि द्वार, जिससे क्या होता है, मैथुन की क्रिया होती है और शुक्राणु के अंदर जाने का ये क्या देती है, रास्ता देती है। तो अगर ये अंडाणु निषेचित हो चुका है, फर्टिलाइज्ड हो चुका है, तो फिर ये अंडाणु कहाँ होता है, ये अंडाणु आ जाता है किसमें, गर्भाशय में। ये अंडाणु किसमें आ जाता है, गर्भाशय में। अगर जरूरी नहीं है कि निषेचन हुआ है तो ही आया है, निषेचन नहीं भी होगा तो भी अंडा, तो भी गर्भाशय में आएगा, और हो चुका है तो भी काय में आएगा, गर्भाशय में आएगा। फर्क कितना है उसको समझो जरा। फर्क कितना है, अगर ये निषेचित हुआ है तो फिर ये यहाँ पूर्ण रूप से क्या होगा, विकसित होगा। पूर्ण रूप से क्या होगा, विकसित होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो अंडाणु होता है, निषेचित अंडाणु, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय के अंदर इसका पूरा क्या होता है, विकास होता है। इसी के अंदर ये भ्रूण बनता है, और यहीं पर हम कहेंगे कि गर्भाशय के अंदर ही, हम ये कहेंगे कि गर्भाशय के अंदर ही ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण विकसित तो होता है, साथ में क्या होता है, परिपक्व। ये भी कहा जा सकता है कि परिपक्व होता है। ठीक है, तो परिपक्वन की क्रिया, विकसित जो होता है वो भी काय के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। और गर्भाशय की दीवार से जब ये चिपकता है तो इसको कहा जाता है क्या, इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, हिंदी में रोपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोपण। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए कि जो
निषेचित अंडाणु है उस निषेचित अंडाणु का गर्भाशय की दीवार से चिपकना क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे इम्प्लांटेशन कहलाता है, या फिर कहेंगे क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। तो ये जो रोपण की क्रिया है, पूछा जाए कि रोपण की क्रिया कहाँ होती है, तो रोपण की क्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय में होती है। अब अगर ऐसा होता है कि ये अंडाणु निषेचन, इसका अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है, तब भी ये क्या है, दीवार से लटा मतलब धसा हुआ है, अब ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और फिर ये क्या होगा, यहाँ से घाव करता हुआ काय में, गर्भाशय की दीवार में घाव करता हुआ बाहर निकल आता है। उससे फिर क्या होती है, उससे ब्लीडिंग होती है, जो 28 दिन में होती है। ये एक आइडियल टाइम है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है वो किस वजह से होती है कि ये अंडाणु अगर निषेचन नहीं हुआ है इसका, अगर ये भ्रूण में परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ये अंडाणु क्या होता है, बाहर आता है और गर्भाशय की दीवारों में घाव करता हुआ बाहर आता है, और जो घाव यहाँ पर हो चुका है उस घाव को एस्ट्रोजन क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है। तो ये जो घाव है, इसी घाव के साथ क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ और ब्लड बाहर निकलता है, जिसको कहा जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर क्या कहा जाता है, मासिक धर्म, या फिर क्या कहा जाता है, रजोधर्म। तो ये रजोधर्म की जो क्रिया है वो 28 दिन में क्या होती है, पूरी होती है, और ये अंडाणु के बाहर निकल जाने से जो ब्लीडिंग होती है उसी को कहा जाता है क्या, तो हम कहेंगे कि उसी को कहा जाता है क्या, रजोधर्म, या फिर कहें मासिक धर्म। तो ये है क्या, गर्भाशय। तो गर्भाशय से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ पर विकसित होता है, कहाँ पर इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है या रोपण की क्रिया होती है, कहाँ पर विदलन होता है, कहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है। अब बात आती है किसकी, अगली, गर्भाशय के बाद योनि की। तो ये योनि वो रास्ता है जहां से होके क्या होता है, मैथुन की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, मैथुन की क्रिया से यहीं से क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये रास्ता मिलता है स्पर्म को क्या करने का, अंदर जाने का। ठीक है, तो ये वो है जहां पर मैथुन की क्रिया के माध्यम से क्या होंगे, स्पर्म अंदर जाएंगे और वो क्या करेंगे, इस अंडाणु को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, यही भ्रूण में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या है, योनि। योनि से पूछा जाता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, वोल्विथ्रल ग्रंथि। कौन सी, वोल्विथ्रल ग्रंथि। अब देखो ये जो वोल्विथ्रल ग्रंथि पाई जाती है, ये वोल्विथ्रल ग्रंथि का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि संभोग के समय या फिर कहें मैथुन के समय योनि को चिकना करने का काम कौन करती है, तो वोल्विथ्रल ग्रंथि से निकलने वाला जो क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है या स्राव होता है, वही पदार्थ क्या बनाता है, इस योनि को क्या बनाता है, चिकना बनाता है। और जिस ग्रंथि से ये निकलता है तो वोल्विथ्रल ग्रंथि से निकलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वोल्विथ्रल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो वोल्विथ्रल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, योनि में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, योनि का द्वार है। तो इस तरीके से ये तो परिचय हुआ किसका, तो हम कहेंगे ये परिचय हुआ किसका, मादा जननांगों का। ठीक है, अब हम ये देख के इसको फिर से रिकॉल किए देता हूँ एक बार। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, अंडाणुओं से लेकर क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, एक बात और है कि इसकी साइज को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी जो साइज होती है अंडाशय की, तो साइज को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये क्या होता है, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या होती है, लंबाई 4 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई। और अगर इसकी मोटाई की बात की जाए, ठीक है, तो वो कितनी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर क्या होती है मोटाई, 4 सेंटीमीटर क्या होती है लंबाई। और यही हमने अगर हम किसके अंदर देखें, यही बात अगर हम वृषण के अंदर देखें, ठीक है, तो वृषण क्या होते हैं, 1.5 सेंटीमीटर के लगभग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और 1.25 सेंटीमीटर के लगभग क्या होते हैं, वो मोटे होते हैं। यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर और कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, किसके साथ, गर्भाशय के साथ। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, मादा जननांग के परिचय की। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, प्रजनन की क्रिया की, कि प्रजनन की क्रिया कैसे होती है, या हम ये कहें कि ये जो प्रजनन की क्रिया है इसका संपादन किस प्रकार होता है। तो देखो जरा, जो प्रजनन की क्रिया है, इस प्रजनन की क्रिया में क्या क्या होता है, तो देखो सबसे पहले प्रजनन की क्रिया में जो होता है उसको कहा जाता है क्या, युग्मक जनन। क्या कहा जाता है, युग्मक जनन, या फिर क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या होता है, निषेचन। दूसरा क्या होता है, निषेचन, जिसको कहा जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। तीसरा
जो होता है वो क्या होता है, भ्रूणीय विकास होता है, भ्रूणीय विकास। ठीक है, भ्रूणीय क्या होता है, इसके अंदर विकास होता है। तो देखो जरा, अब हम ये देखें और फिर क्या होता है, चौथा प्रसव होगा यानी डिलीवरी होगी, वो बच्चा बाहर आ जाएगा। तो प्रजनन की क्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं क्या, युग्मक जनन। तो एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी क्रियाएं प्रजनन की क्रियाएं हैं। तो पहला है क्या, युग्मक जनन, जिसको क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की क्रिया क्या है। तो देखो जरा, जो युग्मक जनन है, तो देखो हमने दो क्या पढ़े हैं, जननांग पढ़े हैं। तो युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है या गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो अगर नर जननांग के अंदर निर्माण होता है किसका, शुक्राणु का, ठीक है, और मादा जननांग के अंदर निर्माण होता है किसका, अंडाणु का। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों के विकास को या दोनों के बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन का मतलब क्या हुआ कि जो शुक्राणु और अंडाणु है, इनका निर्माण मादा और नर जननांग के अंदर जो होता है, इनकी प्रजनन कोशिकाओं के माध्यम से, उसी को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस या फिर क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक, अब सिर्फ शुक्राणु के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और सिर्फ अंडाणु के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है या गैमेटोजेनेसिस क्या है या oogenesis क्या है। ठीक, अब देखो एक बात याद रखना है कि ये जो स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण होता है, यहाँ पर कोशिका के विभाजन का जो रूप होता है वो होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब ये शुक्राणु और क्या, अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु दोनों कैसे होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, हैप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ये क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब ये कि हम अगर बात करें मानव की, तो हमें पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 होती है। हमने कोशिका डिवीजन में, सेल डिवीजन में ये पढ़ा है कि समसूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन सोमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, समान गुणसूत्रों का क्या होता है, विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में आधे गुणसूत्र होते हैं। तो जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होंगे और 23 गुणसूत्र किसमें होंगे, अंडाणु में होंगे। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि गैमेटोजेनेसिस में या जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें कौन सा विभाजन होता है, तो शुक्राणु और अंडाणुओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अगली बात, अब क्या होता है, यहाँ पर जो शुक्राणु और अंडाणु हैं, इन दोनों में, अब हम सबसे पहले अंडाणु का तो हमने देख लिया है। अब हम अगर शुक्राणु की बात करें, तो शुक्राणु का यहाँ पर जब ये दोनों मिल जाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे कैसे, तो दूसरी क्रिया होगी किसकी, निषेचन की। जब निषेचन की क्रिया होगी तो शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे, अंडाणु कैसे मिलेंगे, शुक्राणु से मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया क्या है। तो देखो जरा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की अगर हम बात करें, तो जो निषेचन है, निषेचन दो तरीके का होता है। पहली बात तो हमें ये देखना है कि जो निषेचन है, ये निषेचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जिसमें भ्रूणीय विकास शरीर के अंदर हो, या फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या हो, शरीर के अंदर हो। जिसमें निषेचन किसे कहते हैं, आंतरिक निषेचन, जिसमें निषेचन की क्रिया अंदर होती हो, बॉडी के अंदर, और जिसमें शरीर के बाहर होती है उसको क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन कहा जाता है। हम लोगों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि मानव में पाया जाने वाला जो निषेचन है, वो निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। वो कैसा होता है, आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें पाया जाता है। और अगर बाह्य की बात करें, तो जो जलीय जंतु जीव होते हैं उनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो पहली बात, मानव में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि निषेचन है क्या, तो निषेचन है क्या, तो हम देखें यहाँ पर जो निषेचन है वो क्या है, शुक्राणु
और क्या, अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणुओं के मेल से जो युग्मनज बनता है, या गैमेट्स बनता है, तो जो गैमेट्स बनने की क्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए कि युग्मनज क्या है, ठीक, तो युग्मनज क्या है, शुक्राणु और अंडाणु यानी नर के और मादा के दोनों के मिलने से क्या होता है, जिसका क्या होता है, जन्म होता है, वो क्या कहलाता है, तो युग्मनज या गैमेट कहलाता है। यहाँ से प्रश्न पेपर में आता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि युग्मक निषेचन हो या ना हो, दोनों स्थितियों में बन सकता है, क्योंकि ये देखो अंडाणु का निर्माण तो हो रहा है। हमें पता है कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों में अंडाणुओं का निर्माण क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 50 से 55 साल तक ये बनते रहते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, किसी में अपवाद स्वरूप कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक है कि भाई इतने उम्र तक ये बनते रहते हैं। तो जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया है, वो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया तो फर्टिलाइजेशन हो या फर्टिलाइजेशन ना हो, दोनों स्थितियों में ये बनते रहेंगे। लेकिन जैसे ही बात युग्मनज की आएगी, जैसे ही बात किसकी आएगी, गैमेट्स के निर्माण की आएगी, तो उसके लिए जरूरी होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें जो युग्मनज होता है, ये जो युग्मनज होता है, इस युग्मनज में शुक्राणु, इस युग्मनज में क्या, शुक्राणु, और इस युग्मनज में क्या, अंडाणु। ये दोनों का क्या होता है, यहाँ पर संकरण होता है। तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि ये जो शुक्राणु है, ये क्या है, अर्धसूत्री है। इसके पास कितने गुणसूत्र हैं, 23, और अंडाणु के पास कितने गुणसूत्र हैं, 23। तो फिर यहाँ पर जो गुणसूत्र बनेंगे वो कितने बनेंगे, 46, ठीक है। तो युग्मनज जो होता है, इसमें क्या होता है, मादा और नर दोनों के क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। कुल मिलाकर ये गुणसूत्र हो जाते हैं 46। और फिर उसके बाद ये जो युग्मनज होता है, इसमें जो डिवीजन होना शुरू होता है वो होता है कैसा, समसूत्री। वो कैसा होता है, समसूत्री, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि समसूत्री युग्मनज में किस प्रकार का, गैमेट्स में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो इसके बाद अब क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर कैसा हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था जनन कोशिकाओं में। युग्मनज में, गैमेट्स में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और ये फिर क्या होगा, अपना विकास करना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो इसको कहा जाता है क्या, निषेचन। तो देखो जरा, निषेचन में क्या हो रहा है, शुक्राणु अंडाणु मिल रहे हैं, युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसी क्रिया को कहा जाता है क्या, निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया। लेकिन ये क्रिया इतनी आसान नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये क्या है, योनि है, जिससे क्या करेगा, यहाँ पर शुक्राणु प्रवेश करेंगे, और बॉडी के अंदर शुक्राणुओं की जो रफ्तार होती है वो लगभग कितनी होती है, 1.5 से लेके 3 मिलीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो 3 मिलीमीटर क्या होते हैं, ये 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से योनि के अंदर ये क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। कहां तक जाने के लिए, तो हम कहेंगे अंडाणु तक आने के लिए। अब हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है कि एक बार के स्खलन में, जो एक बार का क्या होता है, क्या नाम से, एजैकुलेशन होता है। एक बार का जो स्खलन होता है, उस स्खलन में लगभग 20 से लेकर 40 करोड़ क्या निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं। लेकिन उसी के साथ हमने ये भी देखा है कि एक ही स्पर्म, या फिर कहें कि एक ही शुक्राणु क्या करता है, निषेचन की क्रिया करता है, और निषेचन की क्रिया नहीं कर पाते। तो देखो जरा कैसा, जब ये 1.5 से 3 मिलीमीटर की रफ्तार से अंदर जाते हैं तो ये रफ्तार सही मानी जाती है। एक आइडियल क्या नाम से इसका क्या होता है, मोशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि जब शुक्राणुओं को अंदर प्रवेश कराया जाता है, या शुक्राणु जब योनि द्वार से अंदर जाते हैं, कहाँ तक, अंडवाहिनी तक, तो शुक्राणुओं का अंडवाहिनी तक पहुंचना या कहें कि स्थानांतरण, प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन, ठीक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि शुक्राणुओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। तो इंसेमिनेशन की क्रिया में 20 से लेकर 40 करोड़ अंदर जाते हैं,
एक ही क्या कर पाता है, फर्टिलाइजेशन कर पाता है, ठीक है। तो ये जब एक ही कर पाता है इसका मतलब औरों का क्या होता है, और एक ही क्यों कर पाते हैं, तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि जरूरी नहीं है कि हर बार का मैथुन क्या कर दे, प्रेग्नेंट कर दे, या हर बार का क्या नाम से मैथुन क्या कर दे, मतलब गर्भ धारण करवा दे। गर्भ धारण करवाने की भी कुछ क्या होती है, एक आदर्श स्थितियां होती हैं। जैसे एक स्थिति तो ये हो सकती है कि अगर योनि द्वार में, योनि की दीवारों में अगर सूजन है, तो सूजन होने की वजह से क्या होता है, शुक्राणु रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाते। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये होती है कि दीवारें अगर बहुत बहुत पास हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में भी शुक्राणु नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरी बात, अगर शुक्राणुओं की आपका स्पर्म काउंट कम है तो वो रास्ते में दम तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो अम्लीय पदार्थ निकलता है, कुछ उस वजह से मारे जाते हैं, कुछ दीवारों की वजह से मारे जाते हैं, कुछ सूजन की वजह से मारे जाते हैं, कुछ ही होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। मतलब यहाँ तक आते आते जो करोड़ों की संख्या में यहाँ से स्पर्म थे, वो अंदर जाते जाते हजार और सैकड़ा की संख्या में ही केवल बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब शुक्राणु अंदर जाते हैं, अगर रफ्तार पूछी जाए तो 1.5 से 3 मिलीमीटर, अंदर जाने की क्रिया का नाम पूछा जाए तो इंसेमिनेशन होता है। अब क्या होता है, फर्ज कर लो कि यहाँ से स्पर्म गए हैं, कुछ कैसे भी करके कुछ स्पर्म पहुंच गए किसके पास, अंडाणु के पास। तो देखो जरा हम यहाँ पर बनाते हैं क्या, एक अंडाणु। मानो कि ये क्या है, एक अंडाणु है, ठीक है। ये है क्या, अंडाणु। और नीचे क्या है, तो नीचे मानो कि ये क्या है, एक स्पर्म है, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। ये स्पर्म है और इसका देखो ये कुछ इस तरीके की संरचना आपको दिख रही है। तो देखो इस पूरे शुक्राणु को 3 भागों में क्या होता है, बांटा जाता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसका कहलाता है क्या, सिर। ये वाला हिस्सा कहलाता है धड़, और ये वाला हिस्सा कहलाता है क्या, पूंछ। तो 3 भागों में स्पर्म क्या होता है, बटा हुआ होता है। अब शुक्राणु की जो संरचना देख रहे हैं, ऊपर से शंकुआकार होता है, ठीक है। ये जो शंकुआकार सिर के अंदर जो संरचना होती है उसको कहा जाता है क्या, एक्रोसोम। उसको क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। मतलब जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम क्या है, तो शुक्राणु का सबसे ऊपर टॉप जो है, जो इसका पीक पॉइंट है, उसको क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम की ऐसी संरचना क्यों होती है, एक्रोसोम की संरचना ऐसी इसलिए होती है ताकि ये अंडाणु को क्या कर सके, भेद सके। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो लगभग ऐसी क्या होती है, ठीक है, शुक्राणु की संरचना। तो ऐसे चल के आगे ये क्या हो जाता है, पूंछ जैसा आकार ले लेता है। अब इसकी जो संरचना है, ये इसका अंदर का सफर बड़ा शानदार होता है, ठीक है। अंदर किस तरीके से सफर करता है, तो आप देखो जरा, ये जो ऐसी संरचना इसकी बनाई है, जिसको क्या नाम दिया है, एक्रोसोम। ये पूछा जा सकता है कि एक्रोसोम क्या है, तो आप बता सकेंगे कि एक्रोसोम क्या है। शुक्राणु के सबसे ऊपर जो संरचना पाई जाती है, जो भेदन करता है किसका, तो कहेंगे शुक्राणुओं का, वही क्या कहलाती है, संरचना एक्रोसोम कहलाती है। तो ये क्या है, एक्रोसोम। अब ये वाला जो धड़ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं धड़ में, यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और एक्रोसोम के चारों तरफ गोल्जी काय का क्या पाया जाता है, गोल्जी का है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो और ये जो पूंछ है, ये पूंछ क्या करती है, आगे बढ़ने में मददगार है। तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि ये पूंछ के माध्यम से आगे बढ़ता है, और यहाँ पर ये जो संरचना थी इसको मैक्रोसोम कह रहे थे। ये ऑक्रोसोम क्या करता है, इसके भेदन में सहायक है। अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये आगे बढ़ा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, पूंछ इसको आगे बढ़ने में क्या है, आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा धड़ में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया दे रहे हैं, और अंडाणुओं का जो इसको भेदन करना है, वो भेदन काय के माध्यम से हो रहा है, तो वो काय के माध्यम से हो रहा है, एक्रोसोम के माध्यम से हो रहा है। तो ये शुक्राणु है, आगे बढ़ता है, रफ्तार मैंने बता दी 1.5 से 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ये क्या होता है, अंदर जाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही ये अंदर हुआ, यानी इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन के बाद ये चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, शुक्र स्पर्म इसको घेर लेते हैं, किसको, अंडाणु को। तो मान लो ये चारों तरफ से अंडाणु को क्या कर लिया, इन्होंने घेर लिया। अब ये जो अंदर इसको घेरा है, अब देखो क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे शुक्राणु क्या कर देंगे, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे।
कोई एक शुक्राणु भी क्या करेगा, अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। अब जब एक शुक्राणु प्रवेश करेगा तो वो कहां से करेगा ये भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसके अंदर योग नहीं है अंडाणु के अंदर, तो लेकिन इसके अंदर एक उभार हो जाता है, एक उभार पैदा होता है। ठीक है, जब उभार होता है तो जहां से उभार होगा उसको बोला जाता है सक्रिय ध्रुव, एक्टिव पोल होता है वो उसका, किसका, अंडाणु का। और जहां पर उभार है, फर्ज कर लो कि ये क्या है, अंडाणु था, ये क्या था, गोल अंडाणु था, अंडाकार अंडाणु था। अब इसमें अगर क्या मानो कि उभार हो गया, मानो कुछ ऐसा उभार हो गया, तो जो स्पर्म यहाँ होगा वही स्पर्म इसको क्या कर देगा, भेज देगा, और वही अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो अंदर जाएगा, इस अंडाणु के अंदर कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होंगी कि ये क्या हो जाएगा, अंडाणु अपने आप को पूरा पैक कर लेगा, और बाहर जो है ये इतने और भी शुक्राणु, ये शुक्राणु फिर अंदर प्रवेश नहीं होंगे। तो अंदर प्रवेश केवल एक काय को मिलता है, शुक्राणु को मिलता है, ये बात याद रखना है। अब बात ये है कि ये शुक्राणु जो अंदर आएगा, तो अंदर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कोरोना रेडिएटा और जोना रेडिएटा से क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगी। तो देखना जरा, इस बात को समझना। मैंने कहा था कि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम में एक क्रिया का नाम आपसे पूछा जा सकता है जिसको बोला जाता है कैपिएशन की क्रिया। क्या की क्रिया? कैपिएशन। ठीक है, तो देखो कैपिएशन की क्रिया, तो ये जो कैपिएशन की क्रिया क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो कैपिएशन में क्या होता है, ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम का, ये एक्रोसोम की झिल्ली क्या हो जाती है, फट जाती है। एक्रोसोम की झिल्ली फट जाती है। जब एक्रोसोम की झिल्ली फट जाती है तो क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिनको स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म लाइसिन। क्या कहा जाता है? स्पर्म लाइसिन। तो देखो जरा, जो स्पर्म लाइसिन है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पर्म लाइसिन कहाँ है। तो स्पर्म लाइसिन किसमें है? एक्रोसोम की संरचना के अंदर सामूहिक रूप से शुक्राणुओं द्वारा जो एंजाइम छोड़े जाते हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। ये स्पर्म लाइसिन तब निकलेंगे जब क्या हो जाएगा, एक्रोसोम क्या हो जाएगा, एक्रोसोम की झिल्ली फट जाएगी। तो ये इस एक्रोसोम की झिल्ली का फटना और स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स का निकलना क्या कहलाता है? कैपिएशन कहलाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्पर्म लाइसिन का निकलना, या पूछा जाए कि जो एक्रोसोम है इसका फटना क्या कहलाता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है क्या? कैपिएशन। अगर ये कैपिएशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो फिर ये जो जोना रेडिएटा है, ये जो जोना क्या नाम से रेडिएटा और कोरोना रेडिएटा है, ये क्या होगा, ये दोनों क्या नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। अब सॉरी, इसको जोना रेडिएटा नहीं कहते, इसको बोलते हैं जोना पेलुसुडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसुडा। ठीक है, जोना पेलुसुडा है। तो कोरोना रेडिएटा है और जोना पेलुसुडा है। तो जोना पेलुसुडा और कोरोना रेडिएटा ये दोनों तब खुलेंगे जब ये स्पर्म लाइसिन क्या होंगे, इसके ऊपर पड़ेंगे। और ये काय के अंदर है? एक्रोसोम की संरचना के अंदर। तो जो आवरण है ये फट गया, जिसको कैपिएशन कहा। अब स्पर्म लाइसिन छोड़ेगा कौन? शुक्राणु। जब स्पर्म लाइसिन शुक्राणु छोड़ेगा तो कोरोना रेडिएटा घुल जाएगा और जोना पेलुसुडा घुल जाएगा। जब ये दोनों घुल जाएंगे तब ये पहुंच पाएगा किसके पास? किसके पास? केंद्रक के पास। किसके केंद्रक के पास? अंडाणु के केंद्रक के पास। अब एक बात याद रखना है कि शुक्राणु का केवल इतना हिस्सा, यानी सिर अंदर जाता है, केवल शुक्राणु का इतना हिस्सा अंदर जाता है और ये पूंछ बाहर रह जाती है। ये बात याद रखना है कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया में मादा का जो अंडाणु होता है वो तो पूरा का पूरा भाग लेता है, मतलब पूरा भाग लेगा, और यहाँ पर शुक्राणु का केवल सिर वाला हिस्सा क्या लेता है? भाग लेता है। जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है तब अंदर प्रवेश करने के बाद इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है ये वो केंद्रक है जिसमें गुणसूत्र है। ये केंद्रक यानी शुक्राणुओं के केंद्रक, शुक्राणुओं का जो द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य और अंडाणुओं का कोशिका द्रव्य केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं? घुल मिल जाते हैं। और जैसे ही वो आपस में घुलते मिलते हैं तो निर्माण होता है किसका? युग्मनज का। और यही पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है क्या? निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं भ्रूणीय विकास। तो देखो भ्रूणीय विकास क्या है?
मतलब ये कि अब निषेचन हो गया है, युग्मनज बन गया है। अब क्या होगा, अब जो युग्मनज होगा तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं। एक को कहा जाता है क्या, जो इस भ्रूणीय अवस्था की अगर हम बात करें तो इसको गर्भावस्था कहेंगे, या आप यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गर्भावधि को क्या कहा जाता है, तो इसको गैस्ट्रिएशन भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, गैस्ट्रिएशन भी कहा जाता है गर्भावधि को या फिर गर्भकाल को। तो जो गैस्ट्रिएशन है या जो गर्भावधि है उसकी वो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मानवों की देखें तो 280 दिन का क्या होता है, गैस्ट्रिएशन पीरियड्स होता है या गर्भकाल पीरियड होता है। गाय का भी 280 दिन का होता है, सेम होता है। अगर हम भेड़ की और बकरी की बात करें तो भेड़ का 151 दिन का होता है, बकरी का 150 दिन का होता है, ऊँट का घोड़े का 330 दिन का होता है ना। हाथी का कितने का होता है, 624 दिन का होता है। तो सबके क्या है, गर्भकाल अलग अलग है। चूहे का 21 दिन का होता है, खरगोश का 28 दिन का होता है। तो वैसे ही ये जो पूरा गैस्ट्रिएशन पीरियड है इसमें क्या होता है, तीन अवस्थाएं होती है डिंबावस्था, एक होती है क्या, पिंडावस्था, ठीक, और एक होती है क्या, भ्रूणावस्था। ठीक है, तो देखो जरा, एक होती है डिंबावस्था, एक होती है पिंडावस्था, एक होती है भ्रूणावस्था। अब जब युग्मनज बनता है, निषेचन की क्रिया होती है तो डिंब का निर्माण होता है। जो डिंब का निर्माण होता है वो लगभग 1 सप्ताह तक क्या होता है, तैरता रहता है, और 1 सप्ताह के बाद लगभग 10वें दिन हम ये कहेंगे कि वो चिपक जाता है, किससे, आपके गर्भाशय से। इस क्रिया को क्या कहा, रोपण कहा। तो यहाँ पर आकर क्या होता है, जब ये चिपकता है तो यहीं पर क्या होता है, अपराका बनना शुरू हो जाता है। इम्प्लांटेशन की क्रिया के साथ ही क्या होता है, यहाँ पर अपराका बनना शुरू हो जाता है, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। उस प्लेसेंटा के साथ ये क्या हो जाता है, एक पैरासाइट्स के रूप में हो जाता है, पैरासाइट बन जाता है या पराशरयी बन जाता है। उसी प्लेसेंटा के माध्यम से, मान लें कि ये प्लेसेंटा है तो ये आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा एक प्रकार की क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे, ये क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है प्लेसेंटा या अपरा। तो इसी प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से विसरण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान होता है, इसी के द्वारा रक्त इसको मिलता है, इसी के द्वारा इसको पोषण मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है कि पोषण किसके माध्यम से होता है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का, तो हम कहेंगे किसके माध्यम से होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। और ये इम्प्लांटेशन के साथ साथ क्या होता है, ये भी होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से लेके 10 सप्ताह तक, यहाँ से लेके अब जो भ्रूणीय विकास की बात कर रहे हैं ना, तो 10 सप्ताह तक जो होता है उसको तो कहा जाता है क्या, भ्रूण। और 10 सप्ताह तक का जो कहेंगे जो निषेचन, जो युग्मनज है, ये युग्मनज 10 सप्ताह तक का युग्मनज क्या कहलाता है, भ्रूण। और 10 सप्ताह और यहाँ तक का जो विकास होता है वो कहलाता है क्या, भ्रूणीय विकास। ठीक है, और 10 सप्ताह के बाद इस भ्रूण को कहा जाने लगता है फीटस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, फीटस क्या है। तो देखो जरा, फीटस किसको कहा जाता है, 10 सप्ताह के बाद का जो भ्रूण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, फीटस नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और फिर 280 दिन के बाद क्या होता है, पूरी तरीके से ये एक शिशु बन चुका होता है और मांसपेशियों के दबाव के कारण ये बाहर आ जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, प्रसव। ठीक है, तो प्रसव की क्रिया में क्या होता है, जो युग्मनज पूरी तरीके से एक शिशु बन गया है वो शिशु फिर बाहर आ जाता है, और उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, जिसकी चर्चा हम जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें करेंगे। यहाँ केवल इतना बता देते हैं कि इन गर्भाशय की दीवारों को चौड़ाने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाहर आ जाता है और आपका ये पूरा क्या हो गया, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, वीडियो को 1-2 बार देख लें, ठीक से समझ लें, सारी चीज़ें समझ आएंगी। हम मिलेंगे किसी नए क्या नाम से अंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।